नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलेगा, पर वो बुलडोजर मोदी नहीं, वक्फ बोर्ड चलाने वाला है। कैसे, कहां, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। वक्फ बोर्ड चलाएगा बुलडोजर। मस्जिद तक पर बुलडोजर चलवा देने वाले वक्फ बोर्ड का चैप्टर लेकर आया। मस्जिद पर बुलडोजर वक्फ ने चलवाया। 2000 रुपए लो और जमीन खाली करो वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा क्या हल्द्वानी में? वहां जो परिवार खड़े हैं, क्या उन्हें 2000 रुपए दिए जाएंगे 6 महीने और फिर हटाया जाएगा? इसके अलावा उड़ने वाली मोटरसाइकिल आ गई है, आप खरीद पाएंगे कि नहीं और ये कैसे उड़ेगी, कैसे चलेगी, आज इसका डिटेल चैप्टर है। उड़ने वाली मोटर बाइक। और जब बिना बिजली अंधेरे में प्रधानमंत्री को मीटिंग करनी पड़ी, आज उसका चैप्टर। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भीख मांगता पकड़ा गया है, उसका भी चैप्टर है। लेकिन शुरू करते हैं पाठशाला और सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। पाठशाला में सबसे पहले जैन भाइयों से जुड़ी है खबर। पाठशाला में जैन तीर्थ सम्मेद शिखर का मुद्दा उठाने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है जो इस विवाद को सुलझाने की दिशा में काम करेगी। बहुत सारे जैन भाई हमें बधाई संदेश भी दे रहे हैं और थैंक यू मैसेज भी भेज रहे हैं कि हमने पाठशाला में ये मुद्दा उठाया। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था कि हम आपके साथ आपकी इस लड़ाई में खड़े हों और पाठशाला में इन मुद्दों को आगे भी जहां भी जरूरत होगी हम उठाते रहेंगे। अयोध्या में अगले साल 1 जनवरी से राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। 1 जनवरी 2024 की तारीख बता दी है गृहमंत्री अमित शाह ने। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब लिख लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर भी तैयार मिलेगा। अमित शाह ने त्रिपुरा की रैली में कहा कि राम मंदिर को कांग्रेस ने कोर्ट में उलझाया और नरेंद्र मोदी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में टॉयलेट कांड का पता चला है। कल मैंने आपको बताया था ना कि एक पैसेंजर ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर टॉयलेट कर दिया था। वैसे ही एक और कांड हुआ है और यह घटना 6 दिसंबर की है, जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट पेरिस से दिल्ली आ रही थी। इस फ्लाइट में भी नशे में धुत एक पैसेंजर ने महिला को पैसेंजर पर टॉयलेट कर दिया। दिल्ली पहुंचने पर आरोपी पैसेंजर के बारे में एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सूचना दी गई कि ये केबिन क्रू के इंस्ट्रक्शंस नहीं मान रहा था और इसने महिला पैसेंजर के कंबल पर टॉयलेट कर दिया। एयरपोर्ट पर इसे पकड़ा गया लेकिन बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इसने महिला पैसेंजर को लिखित में माफीनामा दे दिया था। इसके बाद महिला पैसेंजर ने भी पुलिस केस फाइल नहीं की। डीजीसीए ने इस तरह की 2 घटनाएं आने पर एयर इंडिया को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। दिल्ली के कंझावला कांड में अब आरोपियों की संख्या बढ़ गई। दिल्ली पुलिस कह रही है कि मामले में 5 नहीं 7 आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी तक इस मामले में मर्डर का केस नहीं बन रहा है क्योंकि मर्डर के लिए मोटिव चाहिए होता है। अभी तक की जांच में कोई मोटिव सामने नहीं आया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की 18 टीमें काम कर रही हैं। क्राइम सीन को भी अच्छे से विजिट कर लिया गया है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस की जांच से नाराजगी जताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण किया। 8 लेन का 262 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 16,730 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म पठान आने वाली है लेकिन सेंसर बोर्ड ने कई बदलाव करने की बात कही है। फिल्म के बेशरम रंग गाने के सीन्स हटाने की बात हुई है, जिनमें वो सीन भी है जिस पर विवाद हुआ था। इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 10 कट लगाए हैं। फिल्म में जहां जहां पीएमओ का जिक्र हुआ है उसे बदलकर प्रेसिडेंट या मिनिस्टर किया गया है। फिल्म में अशोक चक्र को वीर पुरस्कार में बदल दिया गया है। लंगड़े लूले शब्द को हटाकर टूटे फूटे किया गया है। पूरे उत्तर भारत में कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में तो अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान है और इस दौरान ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा भी रहेगा। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में 7 जनवरी तक कोल्ड डे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान घना कोहरा रहेगा।
तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें हल्द्वानी का चैप्टर, जहां फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन कहां मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलेगा। और वो बुलडोजर नरेंद्र मोदी नहीं चलवा रहे बॉस, योगी आदित्यनाथ भी नहीं चलवा रहे बॉस। वहां बुलडोजर चलवाएगा वक्फ बोर्ड, मुसलमानों के घरों पर वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलवाएगा। ये आज मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आज उस वक्फ बोर्ड का चैप्टर खुलेगा जो मस्जिद तक पर बुलडोजर चलवा देता है और मुसलमानों के मसीहा बनने वाले चू नहीं करते। आपको यह भी बताऊंगा कि 2000 रुपए लेकर जमीन खाली करने वाला फैसला क्या हल्द्वानी में भी चलेगा। हल्द्वानी में 4000 घरों पर क्या बुलडोजर चलेगा, मुसलमान सड़क पर हैं वगैरह वगैरह की चर्चा जो थी, उसमें आज सबकी नजर थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अंदाजा था। मानवीय आधार पर फिलहाल हल्द्वानी में उन लोगों को राहत मिली जो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बसे हैं और जिनसे जमीन खाली करवाने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया है और इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। लेकिन हल्द्वानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये दोनों बातें पहले साथ साथ समझ लीजिए। क्या कहा और क्या नहीं कहा ये एक साथ आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि इन्हें हटाना ही नहीं है। यह भी कैटेगोरिकली नहीं कह दिया कि इनमें से किसी को नहीं हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मानवीय पहलू है, कोई बीच का रास्ता खोजना होगा, मतलब मानवीय पहलू की बात की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह जमीन रेलवे की नहीं है, मतलब वो भी ये जो है ये नहीं कह रहा कि ये जो लोग कह रहे हैं ठीक है जमीन इनकी है इनको नहीं हटा सकते, जमीन रेलवे की है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। वो कह रहा है मानवीय पहलू है कि 7 दिन में 50,000 लोग कैसे हटा देंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग 60-70 साल से रह रहे हैं, उन्हें पुनर्वास की जरूरत है, लेकिन यह नहीं कहा कि इन्हें यहीं बसा रहने दो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की मांग की ये जमीन इनकी है, ये घर इनके हैं, इसको कभी खाली नहीं करेंगे, इसको एक तरीके से हरी झंडी नहीं दे दी। जमीन किसकी है ये क्लैरिटी आज भी है और वो जमीन रेलवे की है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें बिल्कुल साफ कह दी वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जिनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं, यानी ऐसे लोग ढूंढे जाने चाहिए। इसमें से कौन है जिनका जमीन पर बिल्कुल अधिकार का मामला ही नहीं बनता, बाकी जो कह रहे हैं उनके पास कम से कम देखा जा सके और उनका पुनर्वास हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमीन को लेकर रेलवे की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब जमीन रेलवे की है और वो कह रहा है कि भैया हमको जमीन की जरूरत है तो इसको भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा। अब बीच का रास्ता क्या होगा, इसका फैसला राज्य सरकार और रेलवे को तय करके बताना है सुप्रीम कोर्ट को। बीच का एक रास्ता पुनर्वास हो सकता है कि इनको यहां से हटाकर कहीं और रहने के लिए दे दिया जाए, जिसका संकेत सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि हल्द्वानी के प्रदर्शनकारी तो पुनर्वास की मांग ही नहीं कर रहे, उनको तो यहां से 1 इंच नहीं हटना है। वो तो साफ कह रहे हैं कि ये उनकी जमीन है, जबकि हाईकोर्ट कह चुका है कि जमीन रेलवे की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि यह जमीन रेलवे की नहीं है। लेकिन जब ये लोग जमीन पर दावेदारी कर रहे हैं, जो दावेदारी कोर्ट से खारिज हो चुकी है, फिर भी जमीन से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये पुनर्वास के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है यहां जगह छोड़ते हैं, कहीं और जगह दे दो? ये तो ये जगह ही नहीं छोड़ना चाहते। साथ ही क्या इन लोगों को 6 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए का हर्जाना देकर भी हटने के लिए कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही ये 2000 रुपए का की रकम इनको दी जा सकती है क्या? इसके बारे में भी आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात आपको बताता हूं। जिन लोगों के लिए मानवीय पहलू देखा जा रहा है, पुनर्वास का विकल्प भी खंगाला जा रहा है, वो पुनर्वास की बात तो छोड़िए, वो तो हल्द्वानी में दूसरा शाहीन बाग बना चुके थे। वो लोग जो शाहीन बाग और दूसरे एंटी सीए प्रोटेस्ट का चेहरा थे, वही लोग हल्द्वानी पहुंच गए बॉस। और इनमें एक नाम सैयद उज़्मा परवीन का है। यह मुस्लिम महिला एंटी सीए प्रोटेस्ट के चेहरों में एक थी। यह लखनऊ की रहने वाली है और लखनऊ से हल्द्वानी पहुंच गई। क्या हल्द्वानी में लोग कम थे जो ये लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची? ऐसा क्या कर देंगी? ये वकील हैं, केस लड़ने गई हैं, वहां कम मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं। जहां अतिक्रमण हटाने का विरोध रहा है वहां पहुंच गई।
अतिक्रमण हटाने का विरोध करने वालों ने इन्हें पूरी फुटेज भी दी, इन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें मंच दिया गया, वहां उन्हें शाहीन बाग की शेरनी बुलाया जा रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक बार जरा माहौल देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये सब देखकर सुनकर क्या आपको लग रहा है कि ये पुनर्वास के लिए मान जाएंगे, या कोई कहेगा कि ये पुनर्वास की मांग कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे जमीन पर अपना हक जता रहे हैं और भीड़ जुटाकर इनकलाब के नारे लगा रहे हैं जैसे कोई आजादी की लड़ाई चल रही। और शाहीन बाग जैसे आंदोलन का चेहरा रही जिस महिला की मैं बात कर रहा हूं, उस महिला के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये ओवैसी की पार्टी से जुड़ी रही है। उज़्मा परवीन ओवैसी की पार्टी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुकी है। इन्होंने हल्द्वानी जाकर क्या कहा, एक बार आपको वो भी सुना देता हूं। पहली बात तो ये कि जो जहाँ बसा है उसे उजाड़ने का क्या ही मकसद है। 100 साल हो गए यहाँ पर लोगों को बसे। अगर आप संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, तो कानून हमारा क्या कहता है कि 15 साल से ऊपर अगर कोई कहीं पर रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मिल्कियत होती। तो यहाँ 150 सालों से ये लोग जो बसे हुए हैं तो ये इनकी मिल्कियत है, इन्हें हटाया ना जाए, इन्हें उजाड़ा ना जाए। 100 साल से रहते हैं, कानून और संविधान ये सब शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं। बॉस, वही संविधान कहता है ना कि अगर कोर्ट फैसला कर रहा है तो उसको सुनिए। तो हाई कोर्ट को नहीं सुना, अब सुप्रीम कोर्ट जब पुनर्वास के लिए या दूसरी चीजों के विकल्प के लिए कहेगा तब देखेंगे कितना सुनते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि ये हक की लड़ाई है, लेकिन ये जिस लखनऊ से हल्द्वानी आई हैं उसी लखनऊ में कुछ दिन पहले रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए थे। वहां बुलडोजर चला था। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह भी रेलवे की जमीन खाली कराई गई, वहां भी जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया, घर तोड़े गए, हटाए गए। तब ये मैडम कहां थी? ये तो उसी लखनऊ की है ना जहां पर लखनऊ में ये हो रहा था। तब हक की लड़ाई इनके लिए नहीं थी क्या? सिर्फ धर्म देखकर इन्हें हक की लड़ाई लड़नी होती है? लखनऊ के डॉलीगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की अच्छी खासी जमीन थी जिस पर बरसों से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अब वहां रेलवे को विकास से जुड़े काम शुरू करने थे तो अतिक्रमण बाधा बन रही थी। तब रेलवे ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस बुलडोजर वाली खबर को मीडिया में आपने नहीं देखा होगा क्योंकि यहां किसी को धर्म नहीं दिखा और रेलवे ने शांति से अपनी जमीन खाली करवा ली। रेलवे की कोशिश थी कि ऐसे ही हल्द्वानी में भी अतिक्रमण हटवा लेंगे, लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि वहां धर्म विशेष का मामला बना दिया गया। और ये लखनऊ से मैडम हल्द्वानी में जाकर न्याय दिला रही हैं, ये लखनऊ में न्याय दिलवाने नहीं गई थी। तो इन लोगों की नीयत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल भी मैंने आपको कहा था ना कि नेताओं की नीयत समझिए, ये लोग कितना आपके लिए अच्छा सोचते हैं ये समझिए। इन लोगों से जब ये कहा जाता है कि हल्द्वानी के जिस इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाना है वहां तो मुसलमानों के साथ हिंदू भी रहते हैं, तो ये लोग इन सवालों पर उलझ जाते हैं और इस बात को दूसरे मुद्दों से घुमाने लगते हैं। एक बार ये भी देखिए। आज आपको पता है 4500 से 5000 घर है मुस्लिम्स के, आपको पता है ना? ये तो इन्फॉर्मेशन। हिंदू के घर भी तो है, हिंदू घर भी है, हिंदू घर भी, मंदिर भी है मैडम, मंदिर भी है। 32 मंदिर बात हिंदू नहीं 3 मंदिर है और 12 मस्जिद है। तो रहने के लिए कागज दिखाने हो, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मानवीय पहलू है। कई लोग लंबे समय से रह रहे हैं, शायद सबको एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता, शायद इसमें अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन हर व्यक्ति के केस को अलग से देखना होगा। किसी को कागजात चेक करने होंगे। आपको याद होगा कि शाहीन बाग से एक नारा निकला था, आपको याद होगा। और वो नारा क्या था जो शाहीन बाग से निकला था? वहां ये लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। ये नारा याद है ना, बड़ा फेमस हुआ था कि नहीं नहीं कागज नहीं दिखाएंगे बॉस। और क्या कहा जा रहा था कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, कागज देख लिया जाएगा तो क्या होगा ना, कागज नहीं दिखाएंगे।
लेकिन आप सोचिए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी तो प्रदर्शन करने वाले ये कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज जब अपनी जमीन की बात आई तो यही प्रदर्शन करने वाले कागज लेकर खड़े हो गए कि देखो मेरे पास, देखो ये देखिए मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास ये कार्ड है। ये सब बता रहे हैं कि इनके पास आधार है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, दूसरे कागजात है, और ये सब बार बार दिखाए जा रहे हैं। और इसी के आधार पर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर दावा ठोका जा रहा है। भाई वोटर आईडी से जमीन आपकी नहीं हो जाएगी, लेकिन आप कागज दिखाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कागज नहीं दिखाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने भी सारी बातें देखकर सब कुछ सोच समझकर फैसला दिया होगा, और जो बातें हो रही हैं कि रातों रात हटाया जा रहा है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हाईकोर्ट का फैसला नया नहीं है। 2016 में भी कहा था कि जमीन खाली करो, तब भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई की, सभी पक्षों और दलीलों को सुना और पूरा मौका दिया गया कि जिनके पास कागज है वो अपनी दावेदारी साबित करें। लेकिन कोर्ट इनकी दावेदारी से सहमत नहीं हुआ और फिर जमीन खाली करने का आदेश दिया। अतिक्रमण करने वालों का दावा है कि हल्द्वानी में जिस जमीन पर वो बसे हैं वो नजूल लैंड है, इसे लीज पर लिया गया है। इन लोगों का यह भी तर्क है कि पूरा हल्द्वानी ही नजूल लैंड पर बना है, और अगर उनको हटाया जा रहा है तो पूरे हल्द्वानी को भी हटना होगा। अब बॉस इसमें एक नया टर्म आ गया, सुन रहे हैं आप इसको? इसमें आ गई कहानी कि ये नजूल लैंड है, नजूल लैंड। अब आप बॉस कहेंगे ये क्या मक्खी उड़ती हुई है, ये नजूल लैंड, ये क्या चीज होती है नजूल लैंड? क्योंकि पूरा दावा इसी बात पर है कि पूरा हल्द्वानी ही नजूल लैंड है, हमारी जमीन भी नजूल लैंड है। तो आपको आज विस्तार से बताता हूं कि नजूल लैंड क्या है। पाठशाला में आने का फायदा यही है, एक एक डिटेल आपको पता चलेगी। देखिए 1857 के विद्रोह के वक्त कई क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर ले ली थी। इन लोगों ने कंपनी राज को हिलाकर रख दिया था, लेकिन कंपनी को चुनौती देने की वजह से ये लोग अंग्रेजी राज के दुश्मन बन गए। जो लोग पकड़े गए, अंग्रेजों ने उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। कई लोगों को तब अपना गांव, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ऐसी जमीन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और इसे ब्रिटेन की रानी के नाम पर कर दिया। ऐसी ही जमीन को जो अंग्रेजों ने इन लोगों से ले लिया और ब्रिटेन की रानी के नाम कर दिया, उस जमीन को कहते हैं नजूल लैंड, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। आजादी के बाद ऐसी जमीन की मालिक सरकार बन गई, भारत सरकार। जिस राज्य में जमीन थी उस पर राज्य सरकार का कब्जा हो गया। साल 1956 में नजूल हस्तांतरण नियम बनाए गए। नजूल जमीन को 3 श्रेणी में बांट दिया गया: कृषि भूमि, गैर सिंचित और बंजर भूमि। गांव के पिछड़े और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, उन्हें नजूल जमीन पट्टे लीज पर दिए जाने लगे कि तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है, तुम लो इस पर खेती करो, कुछ करो। लीज पर दिया किसने? सरकार ने। लेकिन खास बात यह है कि नजूल जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहता है। नजूल जमीन को खरीदा नहीं जा सकता, ना ही इसे किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जो लोग दावा ठोक रहे हैं कि नजूल जमीन है, नजूल जमीन है, इसका मतलब सरकार ने दी होगी ना, लीज पे ली होगी ना। ये जमीन आपकी नहीं हो जाती बॉस, अगर नजूल है तो भी। लेकिन इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के सामने भी नजूल लैंड की जब दलील रखी गई तो क्या हुआ, यह भी सुनिए। तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि 1857 का विद्रोह हल्द्वानी में तो हुआ ही नहीं था, इसलिए यह जमीन नजूल भूमि हो ही नहीं सकती। जब वहां हुआ नहीं, वहां से कोई पकड़ा नहीं गया, अंग्रेजों ने लिया नहीं, रानी को दिया नहीं, तो नजूल लैंड कैसे होगा? पहले तो हाईकोर्ट ने यह कहा। फिर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नजूल नियमों का जिक्र करते हुए हल्द्वानी की जमीन पर प्रदर्शनकारियों के दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले में लिखा है कि अगर इसे नजूल की जमीन मान भी ले तो फिर नजूल से जुड़े नियमों का पालन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। फैसले में कोर्ट ने कहा कि नजूल नियम 59 के मुताबिक रेलवे स्टेशन से लगती नजूल जमीन को बिना रेलवे की मंजूरी के ना तो लीज पर दिया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। तो अगर तुम्हारा लॉजिक मान भी लें कि नजूल की जमीन है, तो क्या तुमने नियम फॉलो किया? रेलवे से पूछा कि इसको बेचना है, इसको लीज पे देना है? क्योंकि बिना रेलवे के इजाजत के नजूल की जमीन में आप ये नहीं कर सकते। नजूल नियम 61 है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति रेलवे की जमीन के पास नजूल जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अगर कोई निर्माण करेगा तो उसे रेलवे को 30 दिन पहले बताना होगा और रेलवे की जमीन की बाउंड्री से 100 फीट की दूरी पर ऐसा कंस्ट्रक्शन करना होगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि इन दोनों ही नियमों का पालन तो हुआ नहीं, अगर थोड़ी देर मान भी लें कि ये नजूल जमीन है, क्योंकि इस मामले में रेलवे से कोई मंजूरी ली ही नहीं गई। ली गई होती तो रेलवे दावा क्यों ठोक रहा होता? तो नजूल वाला कार्ड भी फेल हो गया। जमीन पर हर दावा खारिज होने के बाद भी ये लोग अड़े हुए हैं कि ना हटेंगे ही नहीं, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। लेकिन आज मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि जब यही बुलडोजर वक्फ बोर्ड चलाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। आज इस देश के मुसलमानों को देखना चाहिए कि जो लोग आपके रहनुमा बनते हैं उनका मकसद सिर्फ आपके धर्म का, आपके वोट का इस्तेमाल करना है। बॉस, इस देश के अंदर एक सरकार मुसलमान विरोधी है, यह माहौल बनाना है बॉस इनका मकसद। क्योंकि अगर बुलडोजर मुसलमान के घर पर चले और वक्फ बोर्ड चलाए तो इनके मुंह से चू चपड़ नहीं निकलता। आपको उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड की बात बताता हूं। पिछले साल सितंबर में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जे को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड या तो बुलडोजर खरीदेगा या फिर बुलडोजर किराए पर लेगा। इतना ही नहीं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सितंबर में कहा था कि अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी शुरुआत देहरादून के प्रेम नगर से होगी। और अब सुनिए, वो कह रहे हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कि जहां वक्फ की 14 बीघा जमीन पर अलीगढ़ के मुसलमानों का कब्जा है, जो सालों पहले यहां कारखानों में काम करने आए थे और वक्फ की जमीन पर अपना घर बना लिया। वहां पर करीब 200 परिवारों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। शादाब शम्स ने तब यहां तक कह दिया था कि पता नहीं ये कौन लोग हैं, हो सकता है कि ये संदिग्ध हो, इनका पिछला रिकॉर्ड संदिग्ध हो। उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है। तो बॉस, जब वक्फ की जमीन खाली कराने की बात आए और वहां मुसलमान भी बसा हो, तब मानवीयता खत्म हो जाती है। तब उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन जब बात रेलवे की जमीन खाली कराने की हो तो लखनऊ से लोग उड़ उड़ के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जा रही है, AIMIM के दिल में दर्द हो रहा है। क्यों? उत्तराखंड में वक्फ प्रॉपर्टी में के अतिक्रमण का हाल आपको बताता हूं। उत्तराखंड में जो वक्फ की संपत्ति है, उत्तराखंड यहां वक्फ की संपत्ति, जब वक्फ बोले बुलडोजर चलाएंगे तब इनके दिल में कुछ नहीं होता। 5303 संपत्ति है वक्फ की उत्तराखंड के अंदर, और 100 संपत्ति ऐसी है, 100 से ज्यादा, जिस पर अतिक्रमण की बात है। तो अगर इतना मानवीय पक्ष दिखता है तो यह अतिक्रमण भी छोड़ दीजिए ना बॉस। अतिक्रमण वाली संपत्तियों की कीमत जो है वो 1.5 लाख करोड़ बताई जा रही है। 1.5 लाख करोड़ यह दावा है वक्फ बोर्ड का, और संपत्ति है 5303, जिसमें से 100 को बता रहे हैं कि 1.5 लाख। और उस वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है कि इन लोगों को बसा दे, लेकिन अपनी जमीन से हटाने के लिए बुलडोजर चला देंगे। लेकिन माहौल क्या बनाया जाएगा? अरे मोदी योगी मुसलमान पर बुलडोजर चलाते हैं, वक्फ चलाए तो वो बेचारा धर्म देख के नहीं चलाता। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स कह रहे हैं कि जो प्यार से नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। एक बार उनका बयान भी सुनवा देता हूं। कब्जा आप हमारी संपत्तियों पर करके बैठे हैं, कृपया कर उन्हें खाली करें। जो प्यार से नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्ती के साथ बलपूर्वक कार्रवाई वक्फ बोर्ड करेगा, शासन करेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कितना भी बड़ा नेता हो, किसी कीमत पर भी, कितने बड़ा आदमी के पास अगर वक्फ की संपत्तियां होंगी, हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वक्फ बोर्ड यतीमों का, मिस्कीनों का, विधवाओं का हक है, और उस हक को हम किसी कीमत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी भी कीमत पर अपना कब्जा छुड़वा लेंगे, रेलवे को नहीं छुड़वाना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के बाद उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के बाद वक्फ की जमीन का इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंदों के लिए शेल्टर, युवाओं के कौशल विकास के लिए कोचिंग सेंटर के लिए किया जाएगा। तो बॉस, जो जमीन नहीं है कब्जे में, वहां ये करके दीजिए ना, इनको बना के दीजिए घर।
जम्मू कश्मीर में भी वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की बात कही जा चुकी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने मई 2022 में कहा था कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, उस पर अवैध निर्माण किया है, उसे हटाने के लिए वक्फ बोर्ड अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करेगा और वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों को बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। तो वक्फ बुलडोजर चलाए तो सांप्रदायिक नहीं होता, सरकार चला दे तो मुसलमान विरोधी हो जाती है। यह आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देखें कि कैसे इस देश के में माहौल खराब करने के लिए नैरेटिव बनाते हैं लोग। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाता है। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली की हैं। यहां सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक मस्जिद बना दी गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत की। इसके बाद इस मस्जिद को गिरा दिया गया बॉस, कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर मस्जिद जो है हमसे बिना पूछे कैसे बना दी, मस्जिद गिर गई और कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई नेता यहां नहीं पहुंचा ये कहते हुए कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, मस्जिद कैसे गिर गई। वो वैसी जो गले की नस खड़ी हो जाती है बोलते बोलते उनकी कि एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे ज्ञानवापी मामले में, वो यहां आए भी नहीं, ना ओवैसी पहुंचे, ना कोई अखिलेश जी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। आपको पाठशाला में हम यह भी बता चुके हैं कि दिसंबर 2021 में गुजरात और हरियाणा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि अतिक्रमण की समस्या को देश भर की समस्या माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है बॉस कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हर जगह हो रहा है और इसकी वजह से हर बड़े शहर स्लम में तब्दील हो रहे हैं। यह एक दुखद कहानी है जो पिछले 75 साल से चली आ रही। इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि रेलवे की जमीन पर कोई अतिक्रमण ना हो, इसके लिए रेलवे भी बराबर जिम्मेदार है और जैसे ही रेलवे को अपनी जमीन पर अतिक्रमण का पता चले वो तुरंत अवैध कब्जा करने वालों पर एक्शन ले। यह भी सुप्रीम कोर्ट का ही बता रहा हूं बॉस, पुराने मामले में। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में एक आसान उपाय भी सुझाया था। इस उपाय के बारे में आपको बताता हूं क्योंकि हल्द्वानी केस में काम आ सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेलवे की जमीन पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उन्हें हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव यह था कि जिनको हटा रहे हैं उनको 2000 रुपया 6 महीने तक दीजिए हर्जाने के तौर पर। यह हर्जाना दे दीजिए 6 महीने, मतलब टोटल कितना हो गया, 12,000 रुपया दे दीजिए। 12,000 रुपया दें और हटाएं। ये हो गया, इतना पैसा मिला आपको, हर्जाना दे दिया भैया, हमने आपको पहले से नहीं बोला। और 2,000 रुपए की रकम रेलवे, नगर निगम और राज्य सरकार मिलकर दे। अब लोग ये कहेंगे कि 2,000 रुपए में क्या होता है, लेकिन मैंने वही बताया जो सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामलों को लेकर कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2,000 रुपया आप 6 महीने तक दीजिए, 12,000 रुपया दीजिए और खत्म कीजिए मामला। ये एक सुझाव उन्होंने दिया था। हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बात पर ध्यान देना चाहिए और वो बात यह है कि रेलवे की जरूरत को भी ध्यान में रखना होगा। इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील रखी और यह दावा किया कि हल्द्वानी कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार है। कुमाऊं के विकास के लिए नई ट्रेनों का संचालन जरूरी है। इसके लिए नई लाइनों का निर्माण, वॉशिंग यार्ड, मेंटेनेंस यार्ड, शंटिंग लाइनों आदि का निर्माण भी होना है। लेकिन हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर जमीन की कमी की वजह से रेलवे का काम प्रभावित हो रहा है। अतिक्रमण हटने से पूरे कुमाऊं क्षेत्र का विकास होगा, पर्यटन के साथ व्यापारिक व्यवसायिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में रेलवे की जरूरतों की बात कही। हाईकोर्ट में फैसले में लिखा है कि सामाजिक आर्थिक विकास की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने की जरूरी संशोधन करने चाहिए, जिसमें रेलवे प्रोजेक्ट के विकास की जरूरत भी शामिल है। रेलवे के प्रोजेक्ट के विकास की वजह बढ़ती सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा करना है। कोई भी निजी जरूरत एक सार्वजनिक आवश्यकता से ऊपर नहीं हो सकती, और वो भी उस जमीन पर जो रेलवे के पास है, ये कोर्ट ने कहा है। और मैं आपको ये ट्रैक दिखाना चाह रहा हूं, जरा इस तस्वीर को यहां डालिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये कैसे रेलवे ट्रैक है बॉस, और इस रेलवे ट्रैक के बगल में जमीन करते करते रेलवे ट्रैक को अंदर नाली में खींच लिया बॉस।
रेलवे ट्रैक खा गए, इतनी जमीन पर कब्जा हो गया। और ये लोग कहते हैं ये जमीन हमारी थी। ये हवा में जमीन इनकी थी बॉस। और अगर इनकी जमीन थी तो कोई पूछे कि इनकी जमीन पर रेलवे ट्रैक बिछा के कौन चला गया? ये नाली बन गई रेलवे ट्रैक के बगल में। आपने आज तक ऐसी तस्वीर देखी है क्या? ये तस्वीर देखिए, हमारे रिपोर्टर वहां पर गए, मोहल्ले के अंदर रेलवे ट्रैक बिछा हुआ। सोचिए किस हद तक कब्जा किया गया है। रेलवे ट्रैक पर घर बन गए, रेलवे ट्रैक के ऊपर से नाली जा रही है, रेलवे ट्रैक आगे जाकर खत्म हो गया, गायब हो गया बॉस। ये कोई बताए, ऐसा आपने देखा है कि रेलवे ट्रैक जो है किसी ने मोहल्ले में बिछा दिया हो कि चलो यहां बच्चे खेलेंगे? ऐसा होता है क्या? और कहते हैं जमीन इनकी है। और कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं कोर्ट में इनके लिए जाकर। बॉस आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस देश में जो लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं वो बेवकूफ हैं? इस देश में जो लोग जमीन खरीद कर रख रहे हैं वो बेवकूफ हैं? इस देश में जो लोग सारी कानूनी प्रक्रिया से जमीन खरीद के रजिस्ट्री करा के उसके बाद घर बनाते हैं वो बेवकूफ हैं? जो लोग टैक्स भर रहे हैं वो बेवकूफ हैं? फिर एक पूरी भीड़ जाए, हर खाली जगह पर बैठ जाए और फिर कहे कि नहीं हम नहीं हटेंगे, मानवीय पहलू है। ठीक है, मानवीय पहलू है, गलती अधिकारी की भी है, रेलवे की भी है, सरकारों की भी है, क्या वहां हुआ नहीं हुआ इसको लेकर बहस हो सकती है। लेकिन अगर यह पैटर्न बन जाएगा, लखनऊ में, पटना में, कहां नहीं रेलवे की जमीनों पर कब्जा है, फिर छोड़ दीजिए। फिर वक्फ की जमीन पर प्रॉपर्टी जहां पर कब्जा है छोड़ दीजिए फिर। और फिर माहौल बनाया जाता है कि इस देश में एक वर्ग जो है वो खतरे में और उसको टारगेट किया जा रहा है। देखिए क्या है, ऐसे एजेंडों को तो मैं तो हवा में उड़ाऊंगा ही फैक्ट्स के साथ। लेकिन पाठशाला में अब हवा में उड़ने वाली मोटरसाइकिल का चक्कर। हवा में उड़ने वाली मोटरसाइकिल आ गई है, लेकिन क्या इतने में मिलेगी कि आप खरीद पाएंगे? कैसे उड़ेगी? आप कैसे चलाएंगे उड़ने वाली मोटरसाइकिल? आज बताता हूं। अब तक यह माना जाता था कि उड़ने का कॉपीराइट सिर्फ हवाई जहाज के पास है, हेलीकॉप्टर या रॉकेट के पास है। लेकिन अब मोटरसाइकिल पर बैठकर भी उड़ा जा सकता है। यह बाइक जो आप देख रहे हैं, यह मोटरसाइकिल है भाई। यह बाइक आप तक या आप बाइक तक कैसे पहुंचेंगे, आज आपको यही बताने वाला हूं। क्योंकि कितनी बार मन में यह ख्याल आता ही है कि यार बाइक उड़ सकती तो मजा आता, नहीं उड़कर पहुंच जाते, प्लेन तो उड़ा नहीं सकते, पायलट बनना होगा, लेकिन बाइक ही उड़ जाती तो मजा आ जाता। इस टाइप के ख्याल कई बार सबके मन में आते हैं। कुछ लोग तो इतना पायलट बनने का शौक होता है कि बाइक को इतना तेज चलाते कि रोड पे ही सोचते हैं कि उड़ जाएं, और इस चक्कर में टक्कर लगती है और उड़ जाते हैं। तो ये बाइक वैसे उड़ने वाली नहीं है, उड़ने वाली बाइक। आज मैं आपको ऐसी बाइक दिखा रहा हूं जो चलती नहीं, उड़ती है। इसमें टायर नहीं घूमते, बड़े बड़े पंख घूमते हैं। देख रहे हैं, दो बड़े बड़े पंख के बीच में आपको दिख रहे हैं। यह फ्लाइंग बाइक ट्रैफिक में नहीं अटकती, बल्कि उड़ते हुए ट्रैफिक को चुटकियों में पार कर जाती है। सब नीचे से देख रहे हैं, अरे ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि बाइक ट्रैफिक के साथ साथ टाइम भी बचाती है। जब ऊपर से उड़ती जा रही है, ट्रैफिक मिला ही नहीं तो टाइम तो बचेगा ही। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर 1 घंटा लगता है तो ये बाइक 10 से 15 मिनट में पहुंचा देगी। जब ट्रैफिक ही नहीं है तो घप से उड़े, चल दिए, पहुंच गए। ये एक होवर बाइक है जिसका नाम है स्पीडर। नाम सुन लिया, स्पीडर इसको कहते हैं, स्पीडर। इस बाइक की कीमत कितनी होगी, क्या आप इसे खरीद पाएंगे, या आप तुरंत जानना चाहते हो? लेकिन कीमत जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, ये आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इस बाइक की खूबियों के बारे में सुन लीजिए। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरने वाली बाइक है। और यह बाइक जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्लेन की रेंज में चले जाएंगे और प्लेन उड़ रही है और आप सामने से बाइक लेकर आगे पायलट करा हटो हटो, उतना ऊपर नहीं जाएगी। 100 फीट ऊपर उड़ेगी और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। मतलब जैसे 100 की स्पीड में आप चला पाएंगे। स्पीडर एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो एक बार में करीब 30 से 40 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकती है। मतलब एक बार चार्ज हो गई तो 30-40 मिनट तक उड़ सकती है। लेकिन अगर उड़ते हुए जाना है तो 30-40 मिनट तो बहुत है। यहां से वहां पहुंच गए आप, यहां से निकले नोएडा से और दिल्ली में छतरपुर में शादी अटेंड किए, वहां चार्जिंग में लगाए, अब बिना ट्रैफिक के उड़ते हुए वापस आ गए। ट्रैफिक का झंझट ही नहीं। हालांकि इसकी रेंज बढ़ाने पर अभी काम चल रहा है। स्पीडर का वजन है 136 किलोग्राम, लेकिन अपने साथ 272 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकती है।
इस बाइक में 8 टरबाइन यानी पंखे का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी उड़ान को सुरक्षित और आसान बना देता है। खास बात यह है कि इस बाइक को इंसान भी उड़ा सकते हैं और इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैफिक और टाइम बचाने के अलावा इसे मेडिकल इमरजेंसी, आग बुझाने और सेना के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब आपके साथ उस सवाल पर आता हूं जो आपके मन में सबसे ज्यादा उठ रहा है कि इसकी कीमत कितनी है। इसकी कीमत है लगभग 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए सुनकर आपके फिलहाल तोते उड़ गए। तो बाइक तो बाद में उड़ाइएगा, पहले उड़ रही है और ऊपर उड़ने वाली बाइक चल रही है। इस बाइक को जापान की स्टार्टअप कंपनी है एरकिन्स टेक्नोलॉजीज, उसने बनाया है और जापान में इसका नाम है टुर्सीमो, जबकि अमेरिका में इसका नाम स्पीडर है। अमेरिका में इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है, मतलब लोग खरीदना शुरू कर दिए। पिछले साल सितंबर में अमेरिका के डेट्रॉइट ऑटो शो में इस बाइक को लॉन्च किया गया था और तब से इसका इंतजार हो रहा था। फिलहाल जापान ने इस तरह की सिर्फ 200 बाइक बनाई। आप में से बहुत से लोगों को इस बाइक की ड्राइविंग बहुत आसान लग रही होगी। यार देख के तो लग रहा कि बैठे और उड़ गए, जैसे आप अपनी बाइक में किक मारते हैं और चल देते हैं। वैसा इसके साथ नहीं। आज आपको इस बाइक से जुड़े कुछ नियम कायदे भी बता देता हूं, वो आपको जानने चाहिए कि ऐसा नहीं कि बाइक उठाए और चल दी। इसे चलाने से पहले बाकायदा पूरी ट्रेनिंग होगी बॉस। जैसे पायलट को ट्रेनिंग मिलती है, वैसे ही उसी तरह से इस बाइक को चलाने वाले को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि अगर आपको आता नहीं है, आप सोचे बाइक में उठे बैठे चल दिए, चल पिंटू बैठ अपन चलते हैं, इधर पिंटू नीचे गिरा, आप चिंटू के घर पे गिरे और बाइक जो है वो मिंटू के घर पे गिरा, तो तीनों तीन क्षेत्र में चले जाएंगे। तो इसलिए पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि राइडर इस बाइक को उड़ाने के लायक है या नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपको बाइक बेच दी और उसके बाद कहेंगे अरे आपसे तो उड़ेगा नहीं बॉस, आप रखिए घर पे। पहले आपको चेक करेंगे कि बॉस आप उड़ाने लायक हैं कि नहीं। किसी भी रास्ते से होकर उड़ाया नहीं जा सकता। जिस तरह से सड़क बनी होती है, एक रूट होता है, ट्रेन का रूट होता है, हवाई रूट होता है, वैसे ही इसका भी एक रूट तय किया जाएगा कि इसी रूट से आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि निकले और घाए कहीं मुड़ रहे हैं, कहीं चल दिए। इसके लिए भी एरियल व्हीकल का ऑनलाइन सिस्टम होगा। इस सिस्टम को में हर सेकंड का अपडेट होगा। कौन सी एरियल व्हीकल कहां जा रही है, उसकी स्पीड क्या है, यह सब आता रहेगा। यह जानकारी एरियल व्हीकल के डिस्प्ले पर दिखती रहेगी। इसके अलावा एरियल व्हीकल की गति सीमा भी तय की जाएगी ताकि हवा में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जो देश इसका इस्तेमाल करना चाहता है, उसे अपनी एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन नीति तैयार करनी होगी। यानी देश को भी इसमें अपना योगदान देना होगा, पूरा एक नीति बनानी होगी भाई। दुनिया के कई देश इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, पॉलिसी तैयार कर चुके हैं, जैसे अमेरिका, जापान और यूएई इस लिस्ट में टॉप पर है। फिलहाल भारत में ऐसी कोई नीति नहीं बनी है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि फ्लाइंग बाइक आने वाला कल है, इसलिए इसे ज्यादा दिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आपको दुबई पुलिस का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें पुलिस ऑफिसर इस बाइक को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब इस्तेमाल शुरू हो चुका है। हालांकि दुबई में क्राइम रेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए यहां पुलिस को पिछले 3 साल से फ्लाइंग बाइक की ट्रेनिंग दी जा रही है। देख रहे हैं, ये पुलिस वाला भाई है, ये उड़ाना सीख रहा है। एक बार इस वीडियो को देखिए। तो इतना आसान जितना देखने में लग रहा है उतना है नहीं। बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। दुबई पुलिस अपनी यूनिट में 40 फ्लाइंग बाइक शामिल करने की तैयारी में है। जिस तरह पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग यूनिट होती है, उसी तरह दुबई में फ्लाइंग बाइक पेट्रोलिंग यूनिट है। इस बाइक को देखकर जिन लोगों को यह डर लग रहा है कि बाइक कहीं गिर ना पड़े, तो उनके लिए हवा में उड़ने का एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो है फ्लाइंग कार। भविष्य देखिए ऐसा ही होगा, इसलिए आज आपको भविष्य की सैर करा रहा हूं। फ्लाइंग बाइक आपने देखी। अब यूरोप के एक देश स्लोवाकिया की कार कंपनी
क्लेन विजन ने फ्लाइंग कार को तैयार किया है, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि सड़क पर यह एक सामान्य कार है और हवा में फ्लाइंग कार है। इस कार को एयरक्राफ्ट में तब्दील होने में करीब 3 मिनट का समय लगता है। यह एक हाइब्रिड कार है जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है। 8000 फीट की ऊंचाई तक हवा में ट्रैवल कर सकती है, तो ये बाइक से बहुत ऊपर जा सकती है। बाइक मैंने आपको बताया 100 फीट तक जाएगी, ये 8000 फीट तक उड़ेगी, जैसे प्लेन उड़ता है। और देख रहे हैं इसके पीछे एक प्लेन उड़ भी रहा है। अच्छी बात यह है कि गाड़ी भी है और गाड़ी से अब उड़ने का मन करा। 3 मिनट में उड़ गए, मतलब आप नहीं उड़ गए, गाड़ी उड़ गई, आप गाड़ी के साथ चल रहे हैं। तो 8000 फीट तक ट्रैवल कर सकती है। इस कार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ाया जा सकता है, तो ये दूरी भी ज्यादा तय करती है। हालांकि इसमें यात्रा सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं और ये एक बार में 200 किलो वजन झेल सकती है। तो मैक्सिमम जो है वो 100 किलो के 2 लोग बैठ सकते हैं। फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप को बनाने में करीब 17 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस कार में बस एक ही कमी है कि इसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए एक रनवे की जरूरत पड़ेगी। तो गाड़ी लेकर आप ये सोच रहे हैं कि जाम में फंस गए और बटन दबाए और ढप से उड़ गए ऊपर, वैसा हाल नहीं। इसको अभी उड़ने के लिए एक रनवे चाहिए। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज आपको बता रही हैं कि दुनिया कैसे आने वाले कुछ सालों में बदलने वाली है। ये तो प्रोटोटाइप्स हैं, बाइक आ गई, महंगी है, सस्ती हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में हवा में उड़ना, बाइक चलाना, हवा में कार चलाना, ये सब संभव होगा। अच्छा, आपको 6 करोड़ की उड़ने वाली बाइक दिखा दी, 17 करोड़ की उड़ने वाली कार दिखा दी। अब आप कहें कि ना मुझे बाइक ही नहीं उड़ानी, मुझे कार भी महंगी लग रही है, लेकिन पतंग उड़ाते हैं। इस भाई ने ये सूट पहना है और ये उड़ रहा है, बाकायदा उड़ रहा है। अब इसकी कीमत भी बता देता हूं। ये एक जेट सूट जो है वो करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपए का है। कार और बाइक से तो सस्ता ही है बॉस, लेकिन है करोड़ों का ये भी। अब उड़ना है तो थोड़े पैसे तो उड़ाने ही पड़ेंगे। बिना पैसे उड़ाए उड़ने की बात कैसे सोच रहे हैं? हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 6 करोड़ रुपए की फ्लाइंग बाइक, 17 करोड़ रुपए की फ्लाइंग कार, 3 करोड़ 63 लाख रुपए का जेट सूट कौन खरीदेगा? तो आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इस तरह के वाहनों के खरीदार बैठे हुए हैं। पैसा कम नहीं है लोगों के पास। अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनले के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक साल 2040 तक छोटी दूरी के उड़ान का बाजार 63 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। 63 लाख करोड़ कह रहा हूं। और आप सोचिए कि इतना पैसा लोग लगाने को तैयार बैठे, तो भविष्य में आने वाले समय में 2035-40 तक हो सकता है कि आप उड़ते हुए एक मोबाइल उसमें लगा लीजिएगा, उसी में पाठशाला देख लीजिएगा। तब तक मैं भी हो सकता है उड़ के कहीं और निकल जाऊं। खैर, इन महंगी महंगी बाइक, कार और सूट के बाद अब पाकिस्तान का चैप्टर, जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए ये सब औकात के बाहर की चीज है, क्योंकि उसे तो खाने के लाले पड़े। वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ कर पा रहा, वो उड़ने वाली बाइक खरीदेगा? उसके लिए तो ये बहुत है। पाकिस्तान को अब लोग कटोरा किंग कहने लगे हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां प्रधानमंत्री को भी लाइट ऑफ करके मीटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को देने के लिए बिजली ही नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान ये सोचता होगा कि इंडिया से अलग ना हुए होते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इंडिया आज की तारीख में दुनिया में ब्राइट स्पॉट है। इंडिया में मंदी नहीं है, दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। और पाकिस्तान की तरफ जो है वो दुनिया अगर देखती भी है तो तुरंत उसके हाथ में कटोरा देखकर मुंह फेर लेती है, ये फिर मांगने आ गई। इन्होंने अपना अलग देश लेकर क्या बनाया बॉस? पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली उस हालात में पहुंच चुकी है जहां सरकार की मीटिंग्स, पीएमओ की मीटिंग, प्रधानमंत्री कार्यालय की मीटिंग बिना बिजली की हो रही है बॉस। सरकारी दफ्तरों के लिए आदेश जारी हो गया कि लाइट ना जलाएं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली नहीं है और बिजली बचाकर ही पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जिस कमरे में यह मीटिंग हुई
उस रूम की बिजली बंद रखी गई थी। अगर जरा इसको यहां डालिए, मैं दिखाता हूं दर्शकों को, आपको इस तस्वीर को देखना चाहिए। जरा एक बार तस्वीर डालिए, ये तस्वीर देखिए। ये शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं यहां पर, भाई साहब, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां जो झूमर टंगा हुआ है, ये झूमर भी सोच रहा है कि मुझे खरीदा क्यों बॉस, अगर औकात नहीं थी इसमें बिजली सप्लाई करनी। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में ये सारे झूमर जो हैं वो सिर्फ लटके हुए हैं, अंदर बिजली नहीं है। अच्छा, इनके पास वो व्यवस्था भी नहीं है जो हमारे यहाँ एक च्युइंगम नहीं आया था कि खाने के बाद दांत से लाइट मारने लगता था वो भी ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया, पर्दा खोल दिया, बोला पर्दा हटा दो। अब जब दुनिया ने देख ही लिया कि हम भिखारी हैं तो क्या पर्दा करना, हटाओ पर्दा, रोशनी आने दो। तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हालत है, लाइट बुझाकर पर्दा खोलकर मीटिंग करनी पड़ रही है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा कमरे में। दिन के वक्त कमरे में खिड़कियों के पर्दे हटा दिए गए जिससे सूरज की रोशनी आ रही है। 1-2 घंटे की मीटिंग में बिजली बंद करके पाकिस्तान की सरकार कितना पैसा बचा लेगी। यह भले ही बिजली बचत करने का एक संदेश हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर में बिजली का बंद होना यह बताने के लिए काफी है कि उस देश में आर्थिक स्थिति क्या है। आपको पाकिस्तान के आर्थिक हालात से जुड़ी कुछ और सच्चाई बताता हूं। पाकिस्तान सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक में दिक्कत आ रही है। कर्मचारियों को 20 से 25 दिन बाद सैलरी मिल रही है। 20-25 दिन के बाद रिटायर हो चुके कर्मचारियों को ग्रेचुइटी का पैसा ही नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान रेलवे के पास ट्रेन चलाने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन का डीजल बचा है, तो वहां ट्रेन भी नहीं चल पा रही। पाकिस्तान में बिजली विभाग पर 2,43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2,43,000 करोड़ का इतना कर्ज है बिजली विभाग पर अकेले। इसी वजह से पाकिस्तान के नेता, वहां के आर्मी वाले आए दिन किसी ना किसी देश में कटोरा लेकर पहुंच रहे हैं कि बॉस कुछ दे देते तो हो जाता, कुछ डाल देते इसमें। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर। वो आजकल सऊदी अरब में, और इस उम्मीद के साथ सऊदी अरब गए हैं कि सऊदी अरब से फिर पैसा मिल जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कई देशों के चक्कर काट कर आए। अच्छा, मैं तो कई बार सोचता हूं ये लोग बैठ के मीटिंग करते होंगे, एक दूसरे पूछते तुम कितना लाए तुम कितना लाए, मेरा कटोरा तो खाली है। अच्छा, मैं कल जाके देख कर आता। लेकिन उनके कटोरे में किसी ने भीख डाली ही नहीं। पाकिस्तान जिन देशों से हमेशा पैसा लेकर देश चलाता रहा, वो देश भी पाकिस्तान के कटोरे में अब पैसा नहीं डाल रहे। अच्छा, वो भी तेज स्मार्ट हो गए हैं देश, वो वादा डाल देते हैं, लो पैसा दे, वादा लो। पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब को डिफेंस सेक्टर में मदद का ऑफर देंगे और बदले में पाकिस्तान के लिए पैसे मांगेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फेल होने के बाद अब आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान को उबारने का काम शुरू किया है। मतलब जिस आदमी का काम युद्ध लड़ने का है, वो जाकर भीख मांग रहा है। अच्छा, ये लड़के करेंगे भी क्या, वैसे भी हारते हैं, तो इन्होंने अच्छा ही काम ढूंढा। आर्मी चीफ हो लेकिन जाके पैसे मांगो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। इससे पहले जब जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, तब उन्होंने भी सऊदी अरब के आगे झोली फैलाई थी। वो भी सऊदी गए थे, फिर सऊदी अरब से पैसा लेकर आए। पाकिस्तान का खर्च ही सऊदी अरब और चीन के पैसे से ही चलता है। इस बार भी पाकिस्तान को यही उम्मीद है। एक बार वहां के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं बड़ा उम्मीद हूं कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाल्लाह। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो इन एनी फिजिकल ईयर अपने में ये जो शुरू होता है वो उससे ज्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। हमारे यहां के विदेश मंत्री अमेरिका में अमेरिका को सुना के आते हैं, यूरोप में यूरोप को सुना कर आते हैं। इमरान खान को खड़े होकर कहना पड़ता है कि देखिए भारत जैसी विदेश नीति होनी चाहिए, रशिया से तेल ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और पाकिस्तान का विदेश मंत्री बैठकर बताता है कि हम कहां कहां से भीख की उम्मीद कर रहे हैं, और बाद में उस पर लीपापोती भी करता है कि कौन सा देश कर्जा नहीं लेता, तो हम भी ले रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि वो ना अपने लोगों को बिजली दे पा रहा है, ना गैस दे पा रहा है, ऊपर से कह रहा है कि शाम होते ही दुकानें बंद हो क्योंकि कहीं ज्यादा लाइट ना खर्च हो जाए। पाकिस्तान में लाइट या बिजली ज्यादा खर्च ना हो, ज्यादा बिजली ना खरीदनी पड़े क्योंकि पैसा ही नहीं है, तो इसके लिए बिजली बचाने का नेशनल प्लान बना दिया गया और उसे लागू कर दिया गया।
पूरे पाकिस्तान के मार्केट, रेस्टोरेंट और होटल रात 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। जितने मैरिज हॉल हैं वो रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो अपने लोगों से कह रहा है कि जल्दी जल्दी सो जाओ और बिजली बचाओ। पाकिस्तान के बिजली बचाओ प्लान पर वहां की जनता क्या कह रही है, एक बार आपको वो भी सुनवा देता हूं। लोग ज़्यादातर शाम को निकलते हैं यहाँ पे, तो सुबह की तो यहाँ एक टाइम से, एक अरसे से दुकानदारी नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादातर 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद निकलते हैं। 4 से लेके कुछ लोग ऑफिस के 6 बजे 7 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है, जब निकलते हैं तो फिर कारोबार चलता है। और दिन का तो यहाँ कारोबार है नहीं, इस वजह से मुश्किलात में हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। गवर्नमेंट के लिए कहना तो आसान है। यही 8-9 बजे इनका टाइम होता है, 10 से 12-1-2 बजे तक कस्टमर होते हैं खाना खाने वाले। उसके बाद अगर ये लोग 10 बजे बंद कराएंगे तो हमारी तो रोज़ी ख़राब हो गई, हमारी रोज़ी, फिर हमें रोज़ी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। ये जो हमने पकाया हुआ होता है, जो हम खर्चे करके बैठे होते हैं सारा दिन इसी के इंतज़ार में कि रात को हमारी काम चलेगा, काम होगा। अगर ये लोग हमारे बंद करेंगे तो ये तो हमारी पेट पे लात मारने के बराबर है। इसको नहीं करना चाहिए। पहले ही से लोगों की जो ना आवाम की बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, खर्चे इतने ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम परेशान है, रुल गई है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि देश चलाएं कैसे। बिजली देते हैं तो बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं, बिजली नहीं देते हैं तो लोग खुद कह रहे हैं कि भैया हम बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस नहीं होगा तो देश और कर्जे में चला जाएगा। तो उनको दोनों तरफ से डसने के लिए बैठे हैं हालात। पाकिस्तान की जनता सरकार के इस अजीबोगरीब प्लान से परेशान है, लेकिन पाकिस्तान सरकार बिजली कटौती प्लान को जायज ठहराने के लिए यह तर्क दे रही है कि जिन जगहों पर रात 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं वहां बच्चे कम पैदा होते हैं। सुनिए पाकिस्तान 8 बजे मार्केटें बनती हैं, वहां पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। यानी बिजली कटेगी, जनसंख्या घटेगी। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं भाई, अलग लेवल पे हैं ये लोग। पाकिस्तान प्लान ये कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई अब पब्लिक तो सब देख रही है ना, समझ रही है, तो कुछ भी बेचो। तो जो ये मॉल, मार्केट, मैरिज लॉन की बिजली बंद करवाएंगे, उनको इससे लग रहा है कि 6,200 करोड़ रुपए बचेंगे। ये पाकिस्तान का प्लान है, पाक का प्लान। 6,200 करोड़ बचाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। 20% सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो इससे उनको लग रहा है कि 5600 करोड़ बचेंगे। वो वर्क फ्रॉम होम से बचेंगे 5600 करोड़। ये किससे बचे रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम, ये कटौती से, बिजली की कटौती से। एनर्जी सेविंग बल्ब और फैन बांटकर 3800 करोड़ बचाएंगे। एनर्जी सेविंग बल्ब, ESB। इन सब के साथ साथ पाकिस्तान सरकार वहां पर बिजली सरचार्ज भी बढ़ाने जा रही है। करीब 32 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा बिजली का सरचार्ज। इससे पाकिस्तान में बिजली कितनी महंगी हो जाएगी वो भी आप समझ लीजिए। पाकिस्तान में अभी बिजली की दर है 25 रुपए प्रति यूनिट, 25 रुपए 1 यूनिट बिजली है। और जब सरचार्ज लगा देंगे इसके ऊपर तो पाकिस्तान में इसी प्रति यूनिट की कीमत हो जाएगी 57 रुपीज 1 यूनिट प्लस सरचार्ज। और जो कमर्शियल यूजर है उसके लिए तो 94 रुपए की हो जाएगी। 94 रुपए की 1 यूनिट बिजली। तो वैसे ही कोई क्या जलाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई है। 57-60 रुपए 1 यूनिट बिजली का दीजिएगा तो आदमी बर्बाद ही हो जाएगा। पाकिस्तान में बिजली क्राइसिस के साथ साथ रसोई गैस की किल्लत भी शुरू हो गई। रसोई गैस इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि लोग एक एलपीजी का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे। लोग किलो के हिसाब से एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ लोग बड़ी बड़ी थैलियों में एलपीजी गैस भरवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें एक लड़का बड़ा सा गुब्बारा जैसे लिए जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें एलपीजी गैस भरी हुई है। प्लास्टिक की इन थैलियों में गैस भरवाना कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है।
लेकिन महंगाई के आगे लोग अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार है। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं। प्लास्टिक में भर के गैस ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर खरीदना लोगों के बजट के बाहर हो चुका है भाई। पाकिस्तान में एलपीजी गैस की कीमत कितनी है सुन लीजिए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कीमत है 2550 रुपए और पाकिस्तानी रुपए में ये बता रहा हूं। और कमर्शियल एलपीजी 9804 पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तान में पेट्रोल 214 रुपए पाकिस्तानी रुपए में का बिक रहा है 1 लीटर और डीजल 227 रुपए, केरोसिन 171 रुपए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। वहां लोग परेशान हैं। अनाज दूध पहले से महंगे हैं, अब एलपीजी गैस और पेट्रोल महंगा हो चुका है। पाकिस्तान सरकार विदेशों की कर्जदार है और चीन और सऊदी अरब के आश्रय है। अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे ही बने रहे तो पाकिस्तान के दिवालिया होने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में जिनको बहुत दूर तक नहीं दिखता कि क्या हालात हैं, इंडिया कितना बेहतर कर रहा है, वो थोड़ा पाकिस्तान में ही झांक लें कि बर्बाद कैसे हुआ जाता है और कैसे शानदार देश इंडिया बना जाता है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 पर अटेंडेंस लगेगी।